अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा चल रहा है क्लास 9 का एक लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 था हमारा, और टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें हमने कवर किया था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कुछ थी जो कि 5 to 6 थी, जिनको हमने कवर किया था। और आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनका डिफरेंस क्या है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, पहले हम एक दफ़ा प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं जो जिनको हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया था, जिनको हमने अलॉन्ग द ग्रुप्स और अलॉन्ग द पीरियड्स देखा था। तो वो प्रॉपर्टीज़ भी तो हमने पढ़ी थी। तो अब दोबारा से प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की क्या वजह हो सकती है, तो इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों आपके पास। एक होती है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड सेकंड थिंग जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो हम पढ़ने लगे हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क कुछ इस तरह का है कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं बेसिकली एक एक पूरे ग्रुप की और पूरे पीरियड की देखते हैं, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से रिलेट नहीं होती, और ये जो होती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में फैली हुई होती हैं। जैसे कि एटॉमिक साइज देखा जाए, जैसे कि हम शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं करते इसके अंदर। ठीक है, तो हम सिर्फ ये बता रहे होते हैं अलॉन्ग द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड, वो हम एक जनरल टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, बट हम पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए सेम प्रॉपर्टी देखते होते हैं। बट जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हर एलिमेंट से एलिमेंट वेरी करती हैं, और इसके अलावा ये जो होती हैं किसी ग्रुप में और होंगी तो किसी ग्रुप में और होंगी, और ये चीज़ हम देखेंगे अपने लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ जो हम अभी देखते हैं इसमें वो देखेंगे कि कितनी टाइप्स हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की, उनको देखते हैं। बच्चों, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी तीन टाइप्स हैं। क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इसकी थ्री टाइप्स हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप्स को कवर करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीन टाइप्स हैं। तीन टाइप्स जैसे फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर। सेकंड आती है हमारे पास रिएक्टिविटी, एंड द लास्ट वन हमारे पास आती है डेंसिटी। ये तीन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। उसमें सबसे पहले आती है आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर, देन आता है आपके पास रिएक्टिविटी एंड देन डेंसिटी। सबसे पहले ये देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है और किस तरह ये पीरियोडिक टेबल में वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर की अगर बच्चों हम बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर होता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो है वो कितने ज़्यादा कैटाइन फॉर्म करता है और कितनी जल्दी अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट कर देता है। दिस इज नोन एज द मेटेलिक कैरेक्टर। कि कोई भी एलिमेंट जब वो रिएक्टिविटी में परफॉर्म करता है, जब वो रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो वो कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा वो उतना मेटेलिक कैरेक्टर में ज़्यादा होगा, जितनी देर से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना वो मेटेलिक कैरेक्टर में कम होगा। ठीक है, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, metals always form cations। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल हमेशा कैटाइन बनाता है, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के एटम के पास, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता होता है। और यही वजह होती है कंडक्शन की मेटल के अंदर, कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे होता है कि समझ जाएं कि ये एटम्स प्रेजेंट है मेटल के, ठीक है, आपस में अलाइन हुए हुए ये, और इनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन सारे फैले हुए होंगे। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यही हेल्प करता है इनकी बॉन्डिंग में, मतलब कि इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से हुई हुई होती है। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें हेल्प करता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, कंडक्शन में यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये हमारी हेल्प करता है। अब मेटेलिक कैरेक्टर जो है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, ऐसे
टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास सबसे टॉप पे कौन सा है, हाइड्रोजन है, पहले ग्रुप को हम देखते हैं एज यूजुअल, और सबसे लास्ट में आपके पास कौन सा आ जाता है, फ्रांशियम। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, हाइड्रोजन अगर इतना सा होगा तो फ्रांशियम इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो इनके न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होता जा रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दूर होने की वजह से क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होती है। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होने की वजह से बहुत ईजी होता है कि हम इसका जो वैलेंस शेल है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो इजीली डोनेट कर देगा, जब इजीली डोनेट करेगा तो ये कैटाइन फॉर्म करेगा, और इसने कैटाइन बनाया, अगर जितनी जल्दी ये बनाएगा तो उतना ये ज्यादा क्या होगा, इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड में क्या होता है, पीरियड के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन है, आखिर में हीलियम होगा, फिर हीलियम के नीचे वाली जो लाइन है हमारे पास नोबल गैसेस वाली, उनकी अगर हम बात करें, जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा होता, एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की क्या वजह हो सकती है, न्यूक्लियर चार्ज बच्चों बढ़ता है सिर्फ प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से। जब प्रोटॉन्स अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट होगा, उसको बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर से फेस करनी होती है न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इजी नहीं है कि वो एटम को छोड़ के जा सके, कैटाइन फॉर्म कर सके। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होता है। अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मेटेलिक कैरेक्टर, एंड अलोंग द डिक्रीज हो रहा है। क्लियर बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी होती क्या, रिएक्टिविटी होती है कि कौन सा एलिमेंट कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है या दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और उससे बॉन्डिंग करता है, ठीक है। क्या करता है, कितनी जल्दी कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दे या दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले ले, कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या एक्सेप्ट कर ले, इन दोनों सूरतों में वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। अगर वो दोनों काम नहीं करेगा, वो ना उसको देगा ना उससे लेगा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो एटम रिएक्शन शो नहीं करेगा। और रिएक्टिविटी जो है बेसिकली किसी भी एटम का रिएक्शन शो करना होता है। तो एटम का रिएक्शन जो है वो एक ही सूरत में पॉसिबल हो सकता है। वो क्या सूरत है, वो ये सूरत है कि एटम के पास जो अंदर से न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो। न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगी तो उस सूरत में उसके लिए ईजी होगा कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, और ले भी ले। तो ऐसी सूरत में वो एलिमेंट क्या करेगा या वो एटम क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रिएक्शन ऑफ एन एटम, ठीक है, कौन सा एटम कितना रिएक्शन शो करता है और ये रिएक्शन किस वजह से होता है, ड्यू टू लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर उसके पास लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि जो उससे हल्का सा अटैच हुआ होगा, बहुत स्ट्रांगली अटैच नहीं होगा, तो वो जो है हमारे पास शो करेगा, रिएक्टिविटी शो करेगा। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, ग्रुप और पीरियड में, ट्रेंड की अगर हम इसकी बात करें, ग्रुप और पीरियड, ग्रुप और पीरियड की बात करें तो हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, हाइड्रोजन टू फ्रांशियम, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर जाता जा रहा है, किससे, न्यूक्लियस से। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ऐसी सूरत में ये क्या करेगा, ये रिएक्शन शो करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसी को, जो इसके इलेक्ट्रॉन लेगा ये उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो ये रिएक्शन शो कर रहा है, क्या हो रहा है, जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं ग्रुप के अंदर तो रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो फर्स्ट टू जो पीरियड्स हैं हमारे पास 1A एंड 2A, जो कि हमारे पास बेरिलियम वाला है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आता है बेरिलियम हाइड्रोजन से। जो बेरिलियम वाला है ये और
1A वाला, ठीक है, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों जो हैं ये दोनों रिएक्शन में कैटाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, डोनेट कर देंगे, इनके पास लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो ये इजीली डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये रिएक्शन शो करते हैं बट कैटाइन फॉर्म करके इलेक्ट्रॉन देकर। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड लास्ट ग्रुप्स जो हैं हमारे पास, जो कि नोबल गैसेस से पहले आता है हेलोजन वाला और ऑक्सीजन फैमिली वाला, ये दोनों जो हैं ये दोनों क्या करते हैं, ये एनाइन फॉर्म करते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं, 7 वाला एंड 6 वाला, ठीक है, 6A और 7A, ये दोनों जो हैं ये एनाइन फॉर्म करते हैं, नेगेटिव चार्ज आइन, ठीक है, और ये दोनों कैटाइन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आइन। अब ये दोनों एनाइन कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये एनाइन फॉर्म करते हैं, तब ये रिएक्शन शो करते हैं। बट जो सेंट्रल एटम्स हैं हमारे पास, सेंट्रल ग्रुप्स में जो प्रेजेंट है, उनकी अगर हम बात करें तो वो इतना रिएक्शन शो नहीं करते, बहुत एक्सट्रीमली, जिस तरह ये चारों शो कर रहे हैं, पहले 2 ग्रुप और दूसरे 2 ग्रुप, ठीक है, इतना एक्सट्रीमली वो रिएक्शन शो नहीं करते, बट उनका भी रिएक्शन होता है। और जब लास्ट नोबल गैसेस पे हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि नोबल गैसेस के पास उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, और वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से वो रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। आपको ये बात पता है कि ऑक्टेट और डुप्लेट में रिएक्शन होता है, वैलेंस शेल जब कंप्लीट हो जाता है तो रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए अपना रिएक्शन शो करता है, वैलेंस शेल भी कंप्लीट कर लेते हैं अक्सर रिएक्शन शो करके, बट ऑक्टेट डुप्लेट ज्यादा होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी कहते हैं कि कितने वॉल्यूम में कितना मैस प्रेजेंट है, इस चीज को हम डेंसिटी कहते होते हैं। डेंसिटी को क्या कहते हैं हम, के D = M/V, मतलब के कितने वॉल्यूम में कितना मैस आ रहा है, ये चीज डेंसिटी डिफाइन करती है, ठीक है। तो आपके पास अगर एक बड़ा वॉल्यूम हो, ठीक है, कि बहुत बड़ा सा वॉल्यूम हो और उसके अंदर इतना सा मैस पड़ा हो, तो ये इसकी डेंसिटी क्या होगी, देखें कम मैस है बट वॉल्यूम बहुत बड़ा है। वॉल्यूम का क्या रिलेशन है D के साथ, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब वॉल्यूम बड़ा हो, मैस कम हो, तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसी के बरक्स अब दूसरा देखें, ये वाला, इसका वॉल्यूम कम है बट इसका मैस ज्यादा है, एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगर मैस ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसी सूरत में बच्चों हम अब इसको ट्रेंड्स में अपने चेक करते हैं कि हमारे जो ट्रेंड्स में एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके ग्रुप्स और पीरियड के अलोंग कैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये चीज देखते हैं। तो इसके ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो 2 किस्म के ट्रेंड्स आ जाते हैं हमारे पास, ग्रुप आ जाता है और पीरियड आ जाता है। ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब आप कहेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, बट वॉल्यूम के साथ साथ मैस भी इंक्रीज हो रहा है। जितना वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है उतने ही अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखें ये मैंने वॉल्यूम बड़ा बनाया है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर मैस भी ज्यादा डाल दूंगा, ऐसी सूरत में डेंसिटी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है। खाली वॉल्यूम ज्यादा हो, मैस कम हो तो डेंसिटी कम होती है। अगर आप मैस भी बढ़ा दें साथ तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, क्लियर। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या होता है कि डेंसिटी इंक्रीज करती है। अब पीरियड की बात करते हैं, यानी कि हमने लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करना है। अब पीरियड में देखें आपके पास एटम का शेल तो इंक्रीज नहीं हो रहा, वही शेल चलता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि जैसे हम एक ग्रुप में एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करते हैं तो तब हमारे पास एक नया शेल ऐड होता है, जबकि हम पीरियड के अलोंग जितना भी मूव करते जाएं ओनली इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, सब शेल्स ऐड होते हैं, बट हमारे पास कोई भी शेल ऐड नहीं होता, ठीक है। तो इसी शेल ना ऐड होने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा दबाव होता है, ठीक है। दबाव मीन्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, खिंचाव होता है उसका। तो वो जो खिंचाव होता है, उस खिंचाव की वजह से क्या होता है कि जो एलिमेंट का साइज, जो एटम का साइज होता है वो रिड्यूस करता है, रिड्यूस करने की वजह से उसका वॉल्यूम कम होता है और अंदर जो डेंसिटी होती है यानी अंदर के जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आप लेफ्ट टू राइट भी मूव करेंगे पीरियड में तो डेंसिटी इंक्रीज ही होती है, बट एक स्पेसिफिक टाइम तक,
डेंसिटी एक हद तक इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर जो है जब ये पानी से बर्फ बन रहा होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है ना, उस पर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब वो पानी जो होता है वो अपनी पीक डेंसिटी पे होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो आइस बनना शुरू करता है, बर्फ बनना शुरू करता है, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि पीरियड में हम जब मूव करते हैं तो शुरू के जब हम एलिमेंट्स कवर करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है, बट एक स्पेसिफिक टाइम तक, एक स्पेसिफिक लेवल तक, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे क्या कि एट स्टार्ट इंक्रीज बट देन इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो शुरू में इंक्रीज होती है और आखिर में डिक्रीज हो जाती है। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने आज के लेक्चर में देखा। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि अल्कली मेटल्स जो हैं, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो बच्चों एक जर्नल आपकी बुक ने पॉइंट्स में लिखा हुआ है इसको, तो हम उसी को देखते हैं। तो एक एक प्रॉपर्टी को देखते जाते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, और ये जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस होती है जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इनका वाटर से रिएक्शन क्या होता है? एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। जो पानी से रिएक्ट करते हैं, आप लोग सर्च करके देखिएगा कि जब ये जो फर्स्ट आपका ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ये जब पानी से रिएक्ट करते हैं, पानी से रिएक्शन शो करते हैं, तो इनका कितना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। एक ब्लास्ट टाइप धमाका होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज होती है और वहां पर फ्लेम प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सर्च करके देख लीजिएगा। तो ऐसे ही हमारे पास इनका जो पानी से रिएक्शन है वो क्या है? बहुत एक्सप्लोसिव और एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है बच्चों? थर्म कहते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, एक्सोथर्मिक वर्ड का यूज किया हुआ है यहाँ पर आपकी बुक ने। तो एक्सो थर्मिक, थर्म कहते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर मतलब कि हीट का निकलना, या हीट का, आप हीट की कैलकुलेशन जो करते हो किसी बॉडी में। ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है बच्चों, एक्सो एग्जिट से निकला है। ठीक है, एग्जिट टर्म आप यूज करते हैं ना, उसी से एक्सो समझिए कि एग्जिट जो है उसका मतलब होता है निकलना। तो एक्सो का मतलब भी निकलना है, किसी भी बॉडी से हीट का निकलना। दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इनका जो पानी से रिएक्शन होता है वो बहुत एक्सोथर्मिक होता है और एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर अल्कली मेटल्स जो हैं, इनके साथ मेटल की टर्म यूज हो रही है, तो ये कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर हैं, वेरी। उसके अलावा ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट इतने होते हैं कि इनको आप नाइफ से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। अब इनकी सॉफ्टनेस क्यों होती है? क्योंकि इनके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनकी तादाद 1 होती है। मतलब इनका जो वैलेंस सेल होता है ना, उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वही वजह होती है इनके सॉफ्ट होने की। और इनकी डेंसिटी जो होती है ना, वो दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं तो इनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, इनकी हार्डनेस आती रहती है। उसके अलावा एक और इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये मोनोवैलेंट एटम्स हैं। अब मोनोवैलेंट टर्म यूज की हुई है यहाँ पर। व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोवैलेंट? ठीक है, क्या कहा हुआ है इन्होंने? मोनोवैलेंट। बच्चों मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, सिंगल या फिर वन, ये मोनो होता है। और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी रखना। ठीक है, वैलेंसी से मुराद क्या है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। तो मोनोवैलेंट से मुराद है कि इनके वैलेंस सेल के अंदर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है? S1। एस सबशेल जो होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब मौजूद होगा तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे कि वो कौन से ग्रुप में है? वो फर्स्ट ग्रुप में, यानी कि अल्कली मेटल्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा बच्चों आपके पास आ जाता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, इतना हाई नहीं होता। ठीक है, ये बहुत जल्दी पिघल जाते होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बाकी मेटल्स के मुकाबले में कम होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एलिमेंट्स हमारे पास? इसमें आ जाते हैं हाइड्रोजन, तो चूंकि गैस है उसको हम कंसीडर नहीं करते। उसके अलावा आ जाता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके अल्कली मेटल्स के। उसके अलावा बच्चों आपके पास ना एक यहाँ पर बुक वालों ने एक और चीज़ दी हुई है कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेडिक्शन करने के लिए आपको चाहिए होती है उस एलिमेंट की प्लेस या फिर लोकेशन। और वो लोकेशन जो है वो आपको कौन बताते हैं? वो आपको बताती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि वो एलिमेंट कहाँ मौजूद है। और ये चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता भी चुका हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे ना किसी भी एलिमेंट की, तो उसमें आपको उसका ये पता चल जाएगा कि वो कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है। अब ये पीरियड ग्रुप पता कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हैं तो जो लास्ट शेल नंबर होता है ना, 3 हो गया या 4 हो गया, ये शेल नंबर जो लिखा हुआ होता है ये उसका पीरियड नंबर होता है, वो उतने पीरियड में होता है। उसके अलावा जो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर, वो बताते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो उसके टोटल सब शेल्स होते हैं, एस पी डी एफ, जितने भी सब शेल्स हैं उसमें, जिस भी शेल की बात करें, वैलेंस शेल में जितने भी सब शेल्स हैं, एस हो गया, पी हो गया, इन सब के टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो आपको ये पता चल जाता है कि ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ग्रुप और पीरियड की इन्फॉर्मेशन वहां से मिलती है। जब आपको ग्रुप और पीरियड की इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, तो उसके बाद फिर आप उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ के उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को आसानी से बता सकते हो। क्लियर बच्चों? तो ये बच्चों आज का आपका टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बच्चों कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।